कम सितंबर सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन जाएंगे। न्यूयॉर्क कैसे भी जाना है यूनाइटेड नेशंस की बैठक में शरीक होने के लिए, लेकिन वाशिंगटन जाएंगे, बातचीत होगी। क्या हाथ में होगा, क्या बातचीत होगी, किस उम्मीद किस कयास से दुनिया देख रही होगी, तमाम बातों पर दस्तक में बात होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल 5 राज्यों के राज्यपाल बदलने की बात निकल पड़ी है और 5 राज्यों के राज्यपाल जो नए आएंगे उसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। लालजी टंडन, हालांकि विरासत के तौर पर लखनऊ संभाला था अटल बिहारी वाजपेयी की कॉन्स्टिट्यूंसी को, उन्हें राज्यपाल बनाने की बात है। वीके मल्होत्रा, दिल्ली की सियासत साधने के लिए मशहूर रहे वीके मल्होत्रा। उसके बाद तीसरा नाम है ओपी कोहली। ओपी कोहली की पहचान आज से नहीं, जनसंघ के दौर से है। केसी नाथ त्रिपाठी, इन्हीं के दौर में एक बार जो हंगामा हुआ था लखनऊ विधानसभा में, हर किसी को याद होगा। कैलाश जोशी। लेकिन महत्वपूर्ण नाम है कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो ये वो नाम है और इसमें जो उम्र के लिहाज से देखिए, इनकी सूची भी हमारे पास आ गई है। दरअसल सबसे कम उम्र इसमें लालजी टंडन और केसीनाथ त्रिपाठी की है, 79। कल्याण सिंह 82 वर्ष के हैं, वीके मल्होत्रा साहब 82 वर्ष के हैं, कैलाश जोशी 84 वर्ष के हैं। तो उम्र के लिहाज से देखिए तो 75 की एक रेखा खींची गई। मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि 80 के नजदीक राज्यपाल बन सकते हैं। बात आगे शुरू की जाए। सुस्वागतम जी, अब राज्यपालों से आगे बात सुस्वागतम की। यह सुस्वागतम दरअसल अमेरिका में होगा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर होगा। लेकिन इस दौर में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों को उछाल रहे थे, मुद्दे जहन में जरूर होंगे, लेकिन दुनिया को साधना है, सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं है। तो आइए जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी स्थिति है जिसके भीतर से नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है। दरअसल 3 मुद्दे पीछे उनके खड़े हैं: आर्थिक विकास, रोजगार, सुरक्षा। इन 3 मुद्दों को लेकर वो दुनिया में अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाएंगे। उसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, ये तीनों प्रमुखता के साथ, या कहें पहले 3 नंबर पर है। नीचे विचारधारा इसलिए क्योंकि हर देश की नज़र यह है कि दरअसल कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पहली बार संघ परिवार से निकला कोई शख्स पूरी ताकत के साथ सत्ता में आया है। तो वो आइडियोलॉजिज्म जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया को बता रहा है, चिता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है। और इन सब के बीच भारत शब्द इसलिए क्योंकि शायद आज़ादी के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री भारत शब्द के साथ करेंगे, क्योंकि भाषा हिंदी की होगी और कहीं ना कहीं जो संवाद होगा उस संवाद के भीतर राष्ट्रीयता की महक होगी, जिसकी बात हम विचारधारा के जरिए कर रहे थे। माना यही गया था आर्थिक सुधार, आर्थिक बाजार और इन सब के बीच जो कुछ इस देश में विकास हो रहा है उसमें सीमाएं पिघलने लगेंगी, लेकिन राष्ट्रीयता के दायरे में सीमाएं पिघलती नहीं है, चाहे वो डॉलर, रूबल और रुपये की बात क्यों ना हो। आइए पहली रिपोर्ट। दरअसल एक वक्त ओबामा भी अमेरिका में कुछ इसी तरीके से आए थे, हिंदुस्तान में जिस तरीके से, या भारत में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आए हैं। जनवरी 2009 में जो अमेरिका ने देखा, मई 2014 में वैसा ही कुछ भारत में हुआ। अमेरिका में पहली बार व्हाइट हाउस में कोई ब्लैक पहुंचा था और अमेरिकी दिल थामे जनादेश को अपने भीतर महसूस कर रहे थे। और भारत में आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी को पूर्ण बहुमत मिला। संघ की उंगली पकड़कर सियासत साधने वाले नरेंद्र मोदी पीएम बने तो दुनिया की बेचैन नजरें भी भारत पर ही टिक गई। लीक दोनों जगह टूटी, अमेरिका में ओबामा का आना और भारत में मोदी का आना। लेकिन मोदी को लेकर जॉर्ज बुश की खींची लकीर को ओबामा मिटा नहीं पाए। 2005 में नरेंद्र मोदी को वीजा देने के जिस प्रतिबंध को 1998 के अमेरिकी कानून के तहत जॉर्ज बुश ने लकीर खींची, उस लकीर को ओबामा ने कभी नहीं मिटाया। जबकि इसके उलट मोदी ने अपना कद भारत की राजनीति में ही इतना बड़ा कर लिया कि भारत ने जब मोदी के पक्ष में जनादेश दिया तो अमेरिकी कानून भी धरा का धरा ही रह गया और ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ बधाई दी बल्कि वाशिंगटन आने का न्योता भी देना पड़ा। तो सितंबर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई। मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जहन में 4 सवाल जरूर होंगे। पहला, अमेरिका के साथ बराबरी का समझौता कैसे दिखाई दे। दूसरा, पाकिस्तान के आतंक की दीवार गिराने में
अमेरिका को कैसे साथ लें। तीसरा, चीन और जापान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए अमेरिका का कैसे इस्तेमाल हो। और चौथा, दुनिया में भारत को बाजार की जगह निवेश करने वाले देश के तौर पर भी दुनिया देखने लगे। ये सब कुछ कैसे होगा। जाहिर है दूसरी तरफ बराक ओबामा भी इस सच को समझ रहे होंगे कि वो पहली बार भारत के एक ऐसे पीएम से मिलने जा रहे हैं जिसके पास हर निर्णय लेने का न सिर्फ जनादेश है बल्कि एक खास विचारधारा भी उसके साथ है। सितंबर का वो कौन सी दिन होगा, कौन सी तारीख होगी जिसमें मुलाकात होगी, आइए जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल 2 तारीखों को लेकर चिंतनशील हो रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है मुलाकात जो हो वो 30 सितंबर को हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारत की तरफ से जो तारीख दी गई है उसमें 26 सितंबर की तारीख दी गई है। और इन दो 26 और 30 के बीच में सहमति कैसे बनेगी, इसको लेकर 8 जून को दिल्ली पहुंचने वाले हैं एस जयशंकर, जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। और इसके ठीक इसी दौर में 9 जून तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं निशा देसाई बिस्वाल। ये मैं आपको बता दें सहायक सचिव है विदेश विभाग अमेरिका में, और इनका काम जो खास तौर से है वो साउथ सेंट्रल एशिया के देशों के साथ अमेरिका किस रूप में तालमेल बैठाएगा या बैठाना चाहता है, इसको लेकर इन्हें वहां पर रखा। भारतीय मूल की हैं बिस्वाल और यह भी 9 जून तक दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं, विदेश नीति बदलेगी जरूर और पारंपरिक राजनीति या पारंपरिक डिप्लोमेसी इस दौर में बदलेगी। यह बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जहन में अमेरिका उस तरीके से नहीं बसा है जिस तरीके से मनमोहन सिंह के जहन में बसा था, या कहें कांग्रेस के दौर में, या एक लंबा दौर देके भारत की विदेश नीति का अमेरिका को लेकर भारत हमेशा इस रूप में वहां पहुंचता था जैसे कुछ लेने आया है। यहां पर सवाल लेने का नहीं है, यहां सवाल कुछ और है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर वो कौन सी विदेश नीति होगी, या आने वाले वक्त में इस मुलाकात को लेकर अमेरिका के सामने अगर भारत खड़ा होगा या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे तो वो कौन सी परिस्थितियां टकराएंगी भी। देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की मुलाकात पर दुनिया की नजरें होंगी, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। क्योंकि पहली बार भारत की नजर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आर्थिक मोर्चे पर चीन और दक्षिण कोरिया पर भी है। सामरिक रिश्तों को लेकर जापान पर भी नजर है। और अफगानिस्तान से साल के अंत तक अमेरिकी सेना हटेंगी तो पाकिस्तान पर कश्मीर को लेकर नजरें हैं। इसे लेकर भारत के भीतर भी बेचैनी है। यानी अमेरिका का रुख अफगानिस्तान से नाटो सेना की वापसी के बाद पाकिस्तान या अफगानिस्तान या इससे कश्मीर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर क्या होगा, इसे नरेंद्र मोदी जरूर जानना चाहेंगे। भारत आतंक की दीवार गिराने के लिए अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर चेक एंड बैलेंस की नीति का विरोध करेगा। जवाब सीधा चाहेगा, लेकिन क्या यह अमेरिका की जरूरत होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ना तो पारंपरिक विदेश नीति के पक्षधर हैं और ना ही आर्थिक विकास को लेकर अमेरिका जैसे विकसित देशों पर सब कुछ लुटाएंगे। सच यह भी है कि मोदी जिस मजबूती के साथ राष्ट्रीयता का सवाल शुरू से उठा रहे हैं, उससे दुनिया के उन तमाम देशों का नजरिया भी भारत को लेकर बदला है जो ये मान रहे थे कि एक वक्त भारत सिर्फ बाजार है जहां 20 करोड़ उपभोक्ता है और बिजनेस के दायरे में सीमाएं पिघलनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की नई लकीर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश का रास्ता खोलने के संकेत के साथ खिंच भी गई है। यानी जिन देशों से भारत अभी तक हथियार खरीदता रहा, अब उन देशों पर यह दबाव भी बनेगा कि वो भारत में कारखाने खोलें। यानी अमेरिका और फ्रांस, जो अभी तक भारत समेत दुनिया के कई देशों में हथियार बेचते रहे और भारत के भीतर लगातार यही महसूस होते रहा कि दरअसल उसकी अपनी निर्भरता नहीं है, अब भारत में कारखाने खोलने का दबाव क्या भारत अमेरिका पर बना पाएगा? जाहिर है अमेरिका चाहेगा भारत के साथ उसका व्यापार बढ़े। यानी अभी जो $100 बिलियन का धंधा है वो बढ़कर $500 बिलियन हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर समझौता भारत के हक में चाहेंगे। यानी आर्थिक समझौतों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय युवाओं को नौकरी मिलने से जोड़ेंगे। ध्यान दे तो अमेरिका इन हालातों को समझ रहा है। शायद इसीलिए मोदी की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग में नियुक्त निशा देसाई बिस्वाल को दिल्ली भेजा जा रहा है, जिससे भारत के मिजाज को समझकर साउथ सेंट्रल एशिया देशों के साथ अमेरिका अपने संबंधों को कैसे नए सिरे से बनाए, इस पर भी उसकी नजरें हैं। तो इंतजार करना होगा जब गोल्डन शेक हैंड वाशिंगटन में होगा।
ध्यान दीजिए तो जो संकेत इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए वो रक्षा क्षेत्र के उत्पादन को लेकर खासतौर से है। 100% विदेशी निवेश हो, कोई आपत्ति नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फाइल बढ़ा दी है। संकेत दरअसल इस दौर में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नीति के मद्देनजर अपने देश को मजबूत और स्वावलंबी बनाने का भी है। 2-3 चीज इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे। मसलन शपथ ग्रहण ले रहे थे, शपथ ग्रहण में मौजूद थे तिब्बती सरकार के राजनयिक प्रमुख लोब्सांग सांगे। चीन ने इस पर नोटिस भेज दिया, एक बयान भी जारी कर दिया। मोदी समझ रहे हैं दरअसल इस तरीके से भारत को किस रूप में मजबूत बनाना है। ताइवान के व्यापार प्रतिनिधिमंडल थे, इसको लेकर भी चीन लगातार अपनी अनिच्छा जाहिर करते रहा है। इन सब के बीच पहली बार ऐसा भी हुआ है कि रशिया से जो भारत लगातार सोचता था कि हथियार उससे मिलते हैं, इस बीच में M135 हेलीकॉप्टर उसने पाकिस्तान को भी दिया है। दरअसल ध्यान दीजिए तो अमेरिका और फ्रांस 2 ऐसे देश हैं जो भारत को भी हथियार भेजते हैं, पाकिस्तान को भी भेजते हैं, या कहीं इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चेक एंड बैलेंस करके मुनाफा भी कमाते हैं, और कहीं उनकी अपनी विदेश नीति इन परिस्थिति में साउथ एशिया को देशों में भारत को उलझाए रखने की भी है। याद कीजिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले राजनाथ सिंह अमेरिका गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था वीजा दे या ना दे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जी तब आप क्या करेंगे। यह दरअसल संकेत कई बात का था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री बनना, अमेरिका की तरफ से बधाई देते हुए फोन करना, यहां से उसकी प्रतिक्रिया बहुत देर बाद करना, यह सारी स्थिति बताती है कि भारत समझ रहा है या प्रधानमंत्री मोदी के जहन में है कि दरअसल भारत की मौजूदगी दुनिया में किस रूप में होनी चाहिए। शुरुआत हम कह सकते हैं क्या पाकिस्तान को साधने के साथ हो रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को उनकी मां के लिए शॉल भेजी थी, तो भावुक हुए नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी की मां के लिए साड़ी भिजवा दी। क्या यह पहला मौका है जब इस तरह भारत के प्रधानमंत्री की मां को बकायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीधी भेंट भेजी है? याद कीजिए तो इससे पहले भारत पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को उपहार स्वरूप फलों को तो जरूर भेजा, कभी आम तो कभी सेब, लेकिन प्रधानमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री की मां को साड़ी या शॉल भेजने का यह पहला वाकया है। तो क्या जिस जनादेश को लेकर नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं उसने पहली बार दोनों मुल्कों में यह ताकत दे दी है कि वह एक दूसरे पर भरोसा भी करें और LOC के आर पार संबंध बनाने से भी नहीं हिचके। लेकिन अभी शॉल और साड़ी की डिप्लोमेसी के जरिए संबंध बेहतर होने के कयास लगाना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत में तो सत्ता का केंद्र एक ही है जहां जनता की दी हुई ताकत से नरेंद्र मोदी बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सत्ता के कई केंद्र हैं। और नवाज शरीफ जब से शॉल लेकर भारत से लौटे हैं या फिर अब जब उन्होंने गांधीनगर तक साड़ी भेज दी है, इन सब के बीच भी पाकिस्तान के सत्ता के केंद्र खामोश हैं। ISI की खामोशी और सेना की खामोशी इस दौर में कई सवाल भी खड़ा कर रही है। शायद इसीलिए इंतजार करना होगा कि यह महज आदान प्रदान है या फिर उसके आगे बात जाएगी। इंतजार कीजिए। तो अमेरिका जाने की तैयारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे, लेकिन एक तरफ शॉल, फिर उसके बाद साड़ी, कई सवाल हर किसी के जहन में होंगे। शिवसेना ने इस पर प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। हाँ, हमेशा पाकिस्तान ने पिछले 67 वर्षों में एक तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। वो लाहौर बस यात्रा के समय भी ये हुआ था, उसके पहले भी तमाम इस तरह की घटनाएं हैं। बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी बहुत करीब गए और उसके बाद कश्मीर में आग लगी। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए पाकिस्तान से। और ये सचमुच पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ और उसके सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ सचमुच शराफत दिखाना चाहते हैं, तो उनसे अपेक्षा पाली जाती है कि वहाँ के आतंकी शिविरों को बंद करें और आतंक का निर्यात तत्काल बंद कर दें। ये भारत के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। शपथ कई भाषाओं में ली गई, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, किसी ने मैथिल में भी ली, अंग्रेजी में भी ली, तमिल में भी ली, तेलुगु में भी शपथ ली गई, यानी भाषाएं खुली भी। लेकिन बहरहाल सवाल यह है कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी अब तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो एक संकेत भारत के कम से कम पहली बार भाषा के स्तर पर दुनिया में अब गूंजेंगे और इसके जरिए शायद वो अतीत भारत का हर किसी को समझ में भी आएगा। कैसे, हम आपको 10:30 बजे दिखलाएंगे दरअसल हिंदी का हिस्सा क्या है, लेकिन इस गीत के साथ समझने की कोशिश कीजिए भारत चीज क्या है। जब
जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूल।